अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स पाकिस्तान स्टडीज़ का 301 टॉपिक नंबर 1 to 5 तक कवर करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में। सो यहाँ पे जो मेन टॉपिक आते हैं इसमें आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, डिफरेंट किस्म के इसमें टॉपिक्स आते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिर्फ आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज़ और आपके आइडियाज़ जो हैं वो एक ग्रुप के फॉर्म में आते हैं। मतलब कि जो एक पूरी नेशन या जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक किस्म के बिलीव्स को, आइडियाज़ को और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो आपकी आइडियोलॉजी होती है। जैसे लाइक जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि किस तरीके से जो हमारी नेशन है वो अपने वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को और जो उनकी रिचुअल्स है उनको शो कर रही है। फर्दर ये कि इसमें इसका कोर प्रिंसिपल है किसी भी नेशन का, उसके फ्रेमवर्क के लिए। उसके अलावा ये एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी लाइफ का मीनिंग देखते हो कि आपकी लाइफ की एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या, आप किस जगह से बिलोंग करते हो। और ये जो सेट ऑफ बिलीव्स है, ये आपकी जो आइडियोलॉजी है वो डीपली आपके सोशल कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होता है। उसके अलावा ये बेसिकली सोसाइटल ऑर्डर और इंडिविजुअल कंडक्ट के रोड मैप के तौर पे भी सर्व करता है। फर्दर अगर हम बात करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज समथिंग के जिसमें आपको मतलब कि ओवर द टाइम पता चला कि आपके स्टेजेस के हैं, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इसमें देखे। अगर पर्टिकुलरली बात करें हम लोग मुस्लिम इन साउथ एशिया की, तो उनकी जो आइडेंटिटी डिफरेंसेस थे हिंदुओं के साथ, उसके बेस पे हमारी आइडियोलॉजी बनती है। जैसे कि ने भी फरमाया था कि मुसलमान जो हैं वो एक मतलब के तस्बीह के दाने हैं और वो मतलब दोनों हिंदू और मुस्लिम एक तस्बीह में नहीं परोए जा सकते। फर्दर ये कि जो हमारा बेसिकली जो फाउंडेशन है हमारी आइडियोलॉजी की वो यही है कि हम हिंदुओं से प्रॉपर तरीके से डिफरेंस है आइडेंटिटी के बेसिस पर भी और हमारे रिलीजियस बेसिस पर भी। इलामा इकबाल की बात कर लो तो इलामा इकबाल भी इसमें एक रीन्यूड फ़िलोसोफर और पोइट है जिन्होंने एक फ़िलोसफिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की थी अपनी आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग। फर्दर ये कि उसमें उन्होंने कल्चर को एम्फेसाइज किया, सोशल ऑर्डर्स को, इस्लाम को, हिंदुज़म को, कायद-ए-आज़म इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं। बेसिकली वो फाउंडर हैं हमारे। इन्होंने जो थी इलामा इकबाल की जो कॉन्सेप्ट था आइडियोलॉजी का उसको ट्रांसलेट किया है, पॉलिटिकल रियलिटी में लेकर आए। उसके अलावा फॉर्मेशन की पाकिस्तान के एज अ सेपरेट मुस्लिम नेशन। फर्दर बात कर लें तो यहाँ पे बात की गई लीगल बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लीगल फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजीज थी पाकिस्तान की, वो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली बनाए 1949 में, जो हमारी असेंबली बनी थी उसके रिगार्डिंग। अब उसके अलावा ये जो रेजोल्यूशन थी इसमें हुआ क्या कि इसमें प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए जो कि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल था, सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल था, इक्वालिटी थी और जो कि इस्लामिक टीचिंग पे बेस करता है। नेक्स्टली यहाँ डिस्कस किया गया एवेल्युएशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी है उसके बारे में बताया गया है कि ये कॉन्सेप्ट मतलब जो मुस्लिम और हिंदूज़ को किस तरीके से सेपरेट करता है विद ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटीज़। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से पहले आइडेंटिटीज़ का मतलब जो था वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन हुआ था कि मुस्लिम जो है एक अलग आइडेंटिटी है, उनके जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, उनके मतलब जो रहन सहन के तरीके हैं, उनका खाना पीना, हर चीज़ मुसलमानों की डिफरेंट है हिंदुओं से। इसी के बेस पे पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया गया। फर्दर ये कि इसमें जो एक हिस्टोरिकल और कल्चरल डिफरेंसेस आए टू कम्युनिटीज़ के दरमियान है, टू नेशन थ्योरी का ये मतलब है। फर्दर ये कि इसमें रीइंफोर्स किया गया ऐसे इवेंट्स को जिसमें आप एक मुस्लिम चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हो और इंडिया के जो इम्पैक्ट हैं ब्रिटिश रूल कॉलोनियल के, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। की फिगर्स की बात करें जो उन्होंने आइडियोलॉजी शेप करने में जो मेन की फिगर्स थे, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इलामा इकबाल जिन्होंने एक फ़िलोसफिकल इंसाइट दी थी, एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ दी थी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को मुस्लिम्स के लिए। सेकेंडली कायद-ए-आज़म की बात कर लें तो वो एक लीडर है, एक लीडरशिप के तौर पर उन्होंने काम किया और उसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस दी मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड के लिए।
सर सैयद अहमद ख़ान की बात कर लें तो वो एक एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्मर्स है जिन्होंने एक एफ़र्ट्स की थी मतलब मुस्लिम्स की एम्पावरमेंट के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए। उसके बाद यहाँ फर्दर बात की गई है आपके हिंदू एंड उर्दू कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया कि जो आपके हिंदूज थे उन्होंने किस तरीके से इमर्ज किया था एक सिग्निफिकेंट चैलेंज टू मुस्लिम आइडेंटिटी और उनकी हेरिटेज के लिए। और फर्दर ये कि जो हिंदू रिबेलिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से इस मूवमेंट को एडवोकेट किया था हिंदी में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जस्ट लाइक कि जो मतलब कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था उस टाइम पर, बट जो आपकी उर्दू लैंग्वेज थी उसको मतलब कि सप्रेस किया जा रहा था। फर्दर उन्होंने इसमें जो टेंशन जो रिमिनिस्ट्रेशंस आई अगेंस्ट और उर्दू लैंग्वेज उसको फेस किस तरीके से किया, उसकी जो कंट्रोवर्सीज थी वो किस तरीके से फेस की गई। और उसके अलावा कि ये था कि लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम को एज अ सप्रेस और एज एन इन्फीरियर लैंग्वेज कंसीडर किया जा रहा था। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म में ये था कि उसमें कुछ आइडियाज़ थे जिनको इनकम्पस करना था, जैसे कि रूल ऑफ लॉ था, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस थी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी, रिलीजियस और कल्चरल टॉलरेंस वगैरह आ सकती है आपकी। उसके अलावा इसमें जो रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस है, इस टाइप के कुछ पॉइंट्स उन्हें डिस्कस किया गया था। फर्दर ये कि जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बड़े मतलब कि इम्पोर्टेंट तरीके से इनको लाया गया और फिर उनको डिस्कस किया गया और फिर उन पर अमल दरामद भी करवाया गया। ओवरऑल बात की जाए तो जो टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है जो मेंशन किए इस पूरे स्पैम में, इसमें अर्ली डे ऑफ इस्लामिक इंट्रोडक्शन आता है, मतलब कि किस तरीके से स्टार्ट में इस्लाम के बेसिस पे हमने अपनी कंट्री की इमर्जेंस के लिए जो थी वो कोशिशें शुरू कर दी थी, और सब कॉन्टिनेंट में से किस तरीके से हमने पाकिस्तान को इमर्ज करवाया और उसे इस्टेब्लिश किया। लेसन नंबर 2 की बात कर लें तो यहाँ बात की गई है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल। फर्स्टली यहाँ डिस्कस किया गया डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड टू नेशन थ्योरी। सो देर इट गो कि बेसिकली यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ नेशनहुड आई थी मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया के अंदर। इधर इन्होंने मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो जो नई एक ऑब्जेक्टिव था वो स्टार्ट हुआ। उसके अलावा इनका जो प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सेफगार्ड करते अपनी आइडेंटिटीज़ को, इंटरेस्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से ब्रिटिश के अगेंस्ट, और उसके अलावा जो डोमिनेंस था हिंदुओं का उनको भी मतलब के फेस करना था, और इन सबको फेस करने के बाद मुस्लिम्स की आइडेंटिटी जो थी उसके बेस पे एक नया मुल्क बनना था। अब फर्दर हुआ क्या कि उनका जो ट्रीटमेंट था, मतलब जो आपके हिंदूज हैं या जो ब्रिटिश थे उनका मुस्लिम का ट्रीटमेंट बड़ा हॉस्टाइल टाइप का ट्रीटमेंट था, जिसकी वजह से जो उनका गोल था जो सेपरेट स्टेट अचीव करने का वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, उसमें काफ़ी शिफ्ट्स आई। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया कि जो इस्लाम है मतलब जो हमारा एक रिलीजन जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी रिलीजियस फाउंडेशन थी उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है शेप करने में एस्पिरेशंस को और उनकी गाइडिंग्स को। उसके अलावा इसमें प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आ जाता है, इक्वालिटी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन वगैरह के बारे में। नेक्स्टली बात की गई है रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। सो मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एज वी नो। सो अब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर के तौर पे आप इमर्ज हुए थे। उसके अलावा विजरी लीडरशिप थी आपकी, अनवेयरिंग कमिटमेंट थी, और एक्सपेक्टेशनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्किल्स भी आप में थी। फर्दर ये कि आपने एक बड़ा वो पिवोटल रोल प्ले किया मुस्लिम डिमांड्स को आर्टिकुलेट करवाने में। उसके अलावा उनकी जो नेविगेटिंग थी अपोजिशंस के साथ, जस्ट लाइक के हिंदूज और जो ब्रिटिश थे उनके साथ उनको नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, उसको बहुत डीपली मतलब कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, सोल्यूशंस निकाले उसके रिगार्डिंग। फर्दर यहाँ बात की गई है अर्ली पॉलिटिकल करियर एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जिन्ना की पॉलिटिकल जर्नी बिगेन हुई थी 1906 में, जहाँ पे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन किया था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने 1913 में जब उनको पता चला कि मतलब उनके साथ मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं चल सकते, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया 1913 में। और फिर यहाँ पे डुअल मेंबरशिप उनकी स्टार्ट हुई बोथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। फर्दर यहाँ पे बात की गई है
हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड लखनऊ पैक्ट के बारे में। अब यहाँ क्या होता है आपका बेसिकली कि 1916 में ये आपका पैक्ट हुआ था। अब जिन्ना ने इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट किया था काम, जिस लाइक हिंदू मुस्लिम यूनिटी में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। फर्दर यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पैक्ट था, एक मुआहिदा था 1916 में जो साइन किया था जिन्ना ने भी, और डिफरेंट जो थी आपकी पार्टीज थी उन्होंने भी। अब इस पैक्ट में बेसिकली इसमें डिमांड ये की गई कि उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिपार्ट की, मतलब कि एक इलेक्शंस की डिपार्ट की, जिसमें आपने सेंट्रल लेजिस्लेटर और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स के बारे में डिस्कस किया। इसमें आपने रिप्रेजेंट किया अपनी की आइडियाज़ की थीम्स कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए इस पैक्ट के अकॉर्डिंग। फर्दर क्या हुआ कि उसके बाद आपने रेजिग्नेशन दिया, रेजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ 14 पॉइंट, जो आपके 14 निकात हैं उनके बारे में आगे यहाँ डिस्कस किया गया। सो देयर वी गो। अब यहाँ क्या होता है कि जो जिन्ना जो कायद आज़म ने रिज़ाइन किया था 1920 में कांग्रेस से। फर्दर उन्होंने क्या किया कि फिर वो कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ गांधी के साथ, उसकी बेसिस पे उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया। वो टर्निंग पॉइंट था हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने अपने 14 निकात को प्रेजेंट किया 1929 में, और उसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया कि मुस्लिम जो हैं वो एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं और उनको एडवोकेट किया जाना चाहिए एज एन सेपरेट होमलैंड, सेपरेट पीपल, और उनकी जो बेसिस है वो डिस्टिंक्ट है। अब स्टेटस के उस पे बेसिस पे भी, आपके इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे भी, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पे भी, दिस इज हाउ कि किस तरीके से जो मुस्लिम्स हैं वो डिफरेंट नेशन है। उसके बाद बारी आई यहाँ पे आपके एक नए टॉपिक की, कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम नेशनहुड एंड टू नेशन थ्योरी। यहाँ पे इसके बारे में ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सारा कि मतलब इनमें क्या हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम नेशनहुड में, टू नेशन थ्योरी में, बट इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली बात ये हुई कि कायद आज़म ने एक स्पीच दी थी और एक स्टेटमेंट दी थी 1935 में रिगार्डिंग योर बिलीव्स इन मुस्लिम्स, और जो सेपरेट होमलैंड था, सेपरेट नेशन के बारे में, कि उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक सेपरेट कल्चर रखते हैं, सेपरेट सोशल स्टेटस है उनका, हिस्टोरिकल एट्रीब्यूट्स उनके डिफरेंस हैं। सो उन्होंने इन्हीं सब की बेसिस पे टू नेशन थ्योरी को आर्टिकुलेट किया था। इसमें उन्होंने एक दावा किया था कि जो मुस्लिम्स और हिंदू हैं वो दोनों बहुत ही डिफरेंट नेशंस हैं, दोनों की आइडियोलॉजीज इनकम्पेटेबल है, एस्पिरेशंस अलग हैं। फर्दर यहाँ बात की गई विजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड गवर्नेंस। फिर ये हुआ कि कायद आज़म ने प्रोवाइड किए गाइडेंस रिगार्डिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जिसमें आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आई, राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आई, इन वाइज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया गया। फर्दर उन्होंने एम्फेसाइज किया इक्वलिटी को, फ्रीडम को, मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अलाइंस किया डिफरेंट प्रिंसिपल्स के साथ, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है अल्लामा इकबाल विजन ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। एज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लामा इकबाल पोइट्स एंड फिलोसोफर्स विजन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट सेम एज। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अल्लामा इकबाल एक लीनियड पोइट हैं, आपके फिलोसोफर हैं, जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था सेपरेट मुस्लिम स्टेट के विजन में। उनकी अर्लीस्ट नेशनल आइडियाज़ जो थे वो एक फोकस ऑफ कंडीशन में इन्वॉल्व थे, जैसे कि इंडिया, मुस्लिम्स और ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल था इस्लाम के लिए। फर्दर ये हुआ कि उन्होंने एम्फेसाइज किया डायनामिक नेचर को इस्लाम के, और उसके अलावा उन्होंने एबिलिटी दी थी ताकि वो डिफरेंट मॉडर्न चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें, और उसमें इम्पोर्टेंस दी एक स्पिरिचुअल रीन्यूअल के और री इंटरप्रिटेशंस की। अब यहाँ फर्दर ये बात की गई कि इकबाल ने जो खुतबा दिया था, बेसिकली जो एड्रेस था मुस्लिम लीग सेशन का इलाहाबाद में दिसंबर 1930 में। सो अब यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि इसमें ये हुआ कि जो इकबाल साहब ने एड्रेस दिया था उसमें डिफरेंट किस्म के मेजर पॉइंट्स को आउटलाइन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कॉन्सुलेटेड मुस्लिम स्टेट की कंपैरिजन के बारे में बात की गई कि उसमें पंजाब आना चाहिए, उसमें आपका सिंध आना चाहिए, बलूचिस्तान आना चाहिए, NWFP आना चाहिए। उसके अलावा उसमें उन्होंने एडवोकेट किया कि इनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट हो, मतलब कि इनको गवर्न करने वाला कोई अपर अथॉरिटी से या किसी कंसर्न अथॉरिटी से ना हो,
बल्कि एक वो इंसान हो जो मतलब कि यहाँ पे मतलब उनकी अपनी लाइक पार्टी में से कोई हो। और सेकेंडली उन्होंने ये बात की कि वो आउटसाइड ऑफ ब्रिटिश और इनसाइड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, एज आई टोल्ड यू। ओवरऑल अगर हम इस टॉपिक की बात करें लेसन नंबर 2 की, सो इसमें बताया गया कि स्टेटमेंट इसकी बेसिकली ये थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उलामा इकबाल ने किस तरीके से डीपली कमिटमेंट्स दी मुसलमानों की आइडेंटिटी को लेकर, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशंस को लेकर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट को और इस्लामिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये सब चीज़ें किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे डील आउट की। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर डिस्कस किया गया द अलीगढ़ मूवमेंट। अब यहाँ बेसिकली इसका टाइम स्पैन था अलीगढ़ मूवमेंट का 1858 टू 1902, और ये एक पिवोटल पीरियड था इंडियन मुस्लिम्स की हिस्ट्री में, जिसे इमर्जेंस ऑफ सैयद अहमद खान के विजनरी लीडर के तौर पे भी याद किया जाता है। इसमें आपकी मॉडर्न एजुकेशन आई, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आई। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें इसमें तो जो पोस्ट वॉर थी 1857 की, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद जो आफ्टर मैथ्स आए उसमें एक डिस्टोरियस आया था मुस्लिम्स के लिए, मतलब हर तरफ मुस्लिम्स को जो ब्रिटिश थे वो बहुत बुरा समझ रहे थे। सो यहाँ पे सारा जितना भी ब्लेम था वॉर का वो मुस्लिम्स पर आया, अपराइजिंग और सब्जेक्ट जो मतलब ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस आया वो सब मुस्लिम्स पर आया। उसके बाद क्या हुआ कि मुगल रूल का एंड हुआ, और उसके बाद जो आपका ब्रिटिश क्राउन की पावर स्टार्ट हुई और मतलब सिग्निफिकेंट चेंजेस आना शुरू हो गया एजुकेशनल पॉलिसीज में, सोसाइटल डायनामिक्स में। तो उस दर से सैयद अहमद खान का विजन और उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो स्टार्ट हुआ। मतलब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि मुसलमानों को इस टाइम अर्जेंट नीड है कि वो जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको गेन करें, ताकि मुसलमान अपनी एक प्रोग्रेस के पाथवे पर चलना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे उनका मेन एम यही था कि वो मॉडर्नाइज करते हैं मुस्लिम सोसाइटी को, जिसमें उन्होंने एक वेस्टर्न एजुकेशनल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना था, नॉट वेस्टर्न वैल्यूज़, वेस्टर्न एजुकेशनल वैल्यूज़। अब यहाँ पे उन्होंने फोस्टर किया था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद ब्रिटिश, इसमें उन्होंने इनकरेज किया मुस्लिम्स को ताकि वो परसुए कर सके कैरियर को अंडर देयर न्यू गवर्नमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में सब चीज़ें डिफरेंटली डिस्कस किया गया। इसका बेसिकली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था इस मूवमेंट का, जिसमें मुसलमानों और ब्रिटिश को आपस में मतलब प्रमोट करवाया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन वो लेंगे, और उसके अलावा नॉन एग्रीगेशनल पॉलिटिक्स में जो मुस्लिम प्रोपोजलिटीज़ थी उनको एडवोकेट करवाया गया। फर्दर बात कर लें तो यहाँ बात की गई है एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश करवाए थे डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो इसका एक पार्ट थी, जिसमें आपके गुलशन स्कूल आता है, विक्टोरिया स्कूल, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट खैज़र्स, उसके बाद मोहम्मद दीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था जो कि लेटर आपका बन गया था कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टेटस पर आ गया, और उसके बाद आपका मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनवाया। अब बेटे साहब जो इंस्टीट्यूशन थे उनका मेन काम ये था कि वो एक मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करें और जो कल्चरल गैप्स हैं उनमें एक ब्रिज बनाए, और उसके अलावा जो एजुकेशनल चैलेंजेस जो कि मुस्लिम्स को फेस करने पड़ा उनको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वे से एड्रेस करना स्टार्ट करें। उसके बाद यहाँ बात आती है रोल ऑफ एलाइज एंड कंट्रीब्यूटर्स। अब इधर डिस्कस किया गया कि किस तरीके से सर जो थे आपके सर सैयद अहमद खान उन्होंने कोलैबोरेट किया था डिफरेंट प्रोमिनेंट फिगर्स के साथ, जैसे कि नवाब मोहसिन अल मुल्क हैं, हाली शिबली हैं, उसके अलावा इंग्लिश प्रोफेसर थे जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में वर्कआउट स्टार्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे बात की गई आपकी राइटिंग और पब्लिकेशंस की, जैसे कि आपका रिसाले असबाब बगावत हिंद, उसके बाद लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया है, तैयबानुल कलाम है, उसके बाद खुतबातुल अहमदिया। इन सब जो आपकी राइटिंग्स हैं उन्होंने एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था डिस्प्ले करने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरम्यान में, ताकि वो ख़त्म और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके।
फर्दर ये हुआ कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो था अलीगढ़ मूवमेंट जो एडवोकेट हुई थी, उसके बाद कुछ रिजर्व मुस्लिम्स के लिए कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया था और उसमें एक आइडिया ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम का जो था वो प्रमोट कर दिया गया। अब यहाँ पे मेनली टू नेशन थ्योरी की जो फाउंडेशन है वो लेग आउट करती है। फर्दर ये हुआ कि सर सैयद अहमद खान ने जो मतलब ज्वाइन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उनकी जो प्रोडिक्शंस थी हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के बारे में वो फोरसाइट हुई, और उसमें जो चैलेंजेस थे वो कम्युनल हार्मनी में इंडिया में वो ज़्यादा कॉमन आउट होने लगे। लास्टली जो डिस्कस किया गया यहाँ पे वो उनके अचीवमेंट्स और उनकी लेगेसी के बारे में डिस्कस किया गया। सो दिस इज समथिंग के जहाँ पे जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसमें जो एक स्पार्क आया था, एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आई थी अमंग योर इंडियन मुस्लिम्स। सो उसमें एलिवेट किया था उनके स्टेटस को, और जो एजुकेशनल और कल्चरल एडवांसमेंट थी उसमें उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और उसके अलावा इनका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है मुस्लिम्स की आइडेंटिटी पर, उनके एजुकेशन पर, उनके पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पर, जहाँ पे उन्होंने एक मुस्लिम एक्टिविज्म और एक आइडियोलॉजी जो थी उसको शेप किया था विद इन ब्रिटिश इंडिया एरा। और ओवरऑल अगर बात करें तो ये मूवमेंट जिसमें सर सैयद अली खान ने मूवमेंट चलाई और उनका एक लीडरशिप रोल था इसके अंदर, जिसमें उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया रिशेप करने में एजुकेशन, कल्चर और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को ऑफ योर इंडियन मुस्लिम्स। लेसन नंबर 4 को डिस्कस करें तो यहाँ भी इनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात की गई है, सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशंस। सो ये एक प्रोमिनेंट फिगर थे आपकी इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री के, और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी थी एजुकेशनल पॉलिटिकल अवेयरनेस में। सो अब यहाँ पे कुछ इनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया गया। सो आप जो थे वो 1817 में दिल्ली में पैदा हुए, और एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन था मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो रहा था। और आप जो थे लाइक आपकी जो फैमिली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइज से बिलोंग करती थी, जहाँ पे आपने वेस्टर्न लर्निंग और सिविलाइजेशन को यंग एज से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। और डिस्पाइट कि आप ट्रेजेडीज और चैलेंजेस जो थे फेस कर रहे थे, मतलब पर्सनल बेसिस पे जो फेस कर रहे थे, उसके बावजूद आफ्टर मैच जो आए थे 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, उसमें रेजिलेंट और कमिटेड अपलिफ्टिंग इंडियन मुस्लिम्स के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो सैयद अहमद खान ने रिकॉग्नाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को एज अ टूल फॉर प्रोग्रेस एंड एम्पावरमेंट। सेकेंडली आपने फाउंड किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, जैसे मैंने पहले बताया गुलशन स्कूल, विक्टोरिया साइंटिफिक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जो कि आपकी इस मूवमेंट में इंक्लूड है। उसमें फिर आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आती है। राइटिंग्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपकी राइटिंग्स कौन कौन सी थी। नेक्स्टली बात की गई है यहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के बारे में। सो यहाँ पे भी आपने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था, एक आपने मतलब ब्रिज मैप आउट किया था, लाइक बनाया था मुसलमानों और ब्रिटिश के दरम्यान में, ताकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस एक अर्न कर सके, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बन सके। और उसके अलावा जो था इसमें कॉमनल फ्रिक्शंस के बारे जो डेंजर था उसके बारे में मुसलमानों को आपने अवेयर किया, और वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो थी वो वैल्यूज़ का बताया कि हमें किसी भी मतलब कंट्री की लैंग्वेज को सीख के, मतलब जिस टाइम जो कंट्री जो लैंग्वेज पावर में अगर हम उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो हम लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दिस इज हाउ द डिस्कस इन इट। और उसके बाद आपकी यहाँ पे बात की गई है ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव एंड लेगेसी के बारे में। तो यहाँ पे यह डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रोलिक एसोसिएशन और जो मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन उन्होंने प्रोटेक्ट किया था मुस्लिम के राइट को, इंटरेस्ट को, सोसाइटी की कॉन्ट्रीब्यूशन बताई गई हैं फर्दर। और उसके अलावा जो उर्दू और हिंदी कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में डिस्कस किया गया है एज के यहाँ पे जो उन्होंने एक इलेक्टोरेट्स किया था मुस्लिम्स के और उनके सपोर्ट्स के लिए उर्दू लैंग्वेज को, ताकि वो एक इस कंट्रोवर्सी को डिमोन्स्ट्रेट कर सके। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पे दिया कि जो मुस्लिम्स हैं वो अलग हैं
और यूनाइटेड इंडियन पेट्रोल का मैं बता चुकी हूँ। मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो लेगेसी थी, किस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन थी, वो किस तरीके से मुस्लिम आइडेंटिटी और उनकी स्ट्रगल की रिकॉग्निशन में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करी थी पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में। लेसन नंबर 5 को देख लें तो यहाँ बात की गई मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 1857 टू 1918। अब भी ये जो बेसिक टाइम पीरियड है आपका, ये विटनेस है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया में, और पर्टिकुलरली ये कंसर्न करता है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ कि डिक्लाइन आफ्टर द 1857 अपराइजिंग, जो आफ्टर मैच आए थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 1857 में, तो उन्होंने एक बड़ा हार्श सा प्रिसिक्यूशन था मुस्लिम्स के लिए बाय द ब्रिटिश, बिकॉज सारा ब्लेम मुस्लिम्स पर आ चुका था, तो ब्रिटिश बड़ा वो हार्शली बिहेव कर रहे थे मुस्लिम्स के साथ। और उसके अलावा यहाँ पे उन्हें मुस्लिम्स को रिबेलियन मतलब बागी भी करार दे दिया गया था, और इस पीरियड को एक डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम इसलिए भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल पावर जो थी उनकी ख़त्म हो गई थी फ्रॉम द इंडिया। सेकेंडली डिस्कस किया गया सर सैयद रिवाइवल एफर्ट्स के बारे में यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सनालिटीज थी जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान थे, वो इमर्ज हुए थे एज अ गाइड ऑफ मुस्लिम्स, जिन्होंने डिफरेंट किस्म के चैलेंजिंग टाइम को फेस आउट किया ताकि मुस्लिम्स को वो इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकें। मॉडर्न एजुकेशन पर फोकस किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने जो इंडियंस में ब्रिटिश में और जो मुस्लिम्स में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको क्लियर करने की ट्राई की, पॉलिटिकल मॉडरेशंस लेकर आए। हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के बारे में बात की, मतलब इसमें जो उन्होंने हाईलाइट की थी कि हिंदू और मुस्लिम्स की जो एक टेंशन थी इस कंट्रोवर्सी को लेकर, उसको हाईलाइट किया। किस तरीके से जो हिंदू हैं वो अपनी लैंग्वेज को डोमिनेंसली पुट आउट कर रहे हैं, और जो उर्दू है उसको इन्फीरियर कंसीडर करवा रहे हैं। नेक्स्टली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड हिंदू रिबेलियनिज्म आया, जिसमें आपके नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1855 में। अब इसके बाद इनका जो मेन एम था वो ये था कि वो इनकॉर्पोरेट करें मुस्लिम्स को इनटू हिंदुइज्म और प्रमोट करें एलिगेशन पॉलिटिक्स को। हिंदू रेवल्यूशन ने जो मूवमेंट थी उसमें कंट्रीब्यूट किया था, जस्ट लाइक इसमें एनिमिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गए थे। फिर आते हैं इसमें कुछ इवेंट्स सिंस फ्रॉम द 20th सेंचुरी। पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है आपकी 1905 में, जिसमें इनका मेन एम ये था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, बट यहाँ पे उन्हें स्ट्रॉन्गली अपोजिशन को फेस करना पड़ा हिंदूज की। और उसके अलावा ये वाइडली स्प्रेड हुआ, प्रोटेस्ट हुए, बायकॉट्स हुए इसको लेकर। जो मुस्लिम्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देखना शुरू हो गई फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कंडीशंस एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आता है आपका शिमला डेप्रिसिएशन, ये भी 1906 में आपका होता है शिमला डेप्रिसिएशन। अब इसमें हुआ ये कि जो आपकी बेसिकली एक सिग्निफिकेंटली स्टेप्स लिए थे यहाँ पे मुस्लिम लीडर्स ने, जो कि उन्होंने प्रेजेंट किया था कि उनकी डिमांड के उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स के बारे में बताया था। फर्दर इन्होंने इसमें जो था वो रिप्रेजेंट किया था सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स का, मतलब सेपरेट जो वोट्स का पूरा प्रोसीजर था उनको। उसके अलावा एक रिजर्व सीट्स फॉर द वेरियस मुस्लिम बॉडीज। थर्ड पे डिस्कस किया गया यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो कि होती है आपकी 1906 में 30 दिसंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें एक बेसिक रिस्पॉन्स था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि ऑर्गेनाइज की थी, ताकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसको मतलब वो बनाई जाए और फिर वो उनमें मुस्लिम के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। दिस इज हाउ कि ये क्यों बनाई गई थी, इनका गोल क्या था। फोर्थ में डिस्कस किया गया चेंजेस इन द गोल ऑफ मुस्लिम लीग्स 1913। यहाँ पे एक्सटर्नल इवेंट्स और चैलेंजेस में एक शिफ्ट आई थी मुस्लिम लीग के गोल्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपके सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूड थी अंडर योर ब्रिटिश क्राउन, और जो इसमें कॉर्पोरेशन से विद अदर पार्टीज ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। लखनऊ पैक्ट की बात करें सो इट्स अबाउट 1916। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था बिटवीन योर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। इसमें आपने इन्विजन की थी ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की, कॉर्पोरेशंस की बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स।
पॉइंट नंबर 6, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। अब 1917 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक ग्रेटर प्रॉमिस कि वो पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में, रिस्पॉन्सिबली गवर्नमेंट जो अपने काम परफॉर्म करेगी, और जो इंडियंस हैं वो इन कमीशन रैंक में इंक्लूजन के लिए भी आएंगे। ओवरऑल जो ये टॉपिक्स थे इसमें हमें डिस्कस ये किया है कि जो ये पीरियड था एक स्ट्रगल था मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स की आइडेंटिटी के लिए, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए, उनकी रिकॉग्निशंस के लिए। और यहाँ पे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, हमारा ब्रिटिश के जो प्रोमिसेस थे उन्होंने मतलब वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए और पॉलिटिकल लैंडस्केप में इवॉल्व करना शुरू कर दिया। मुस्लिम्स को एक स्ट्रॉन्गर वॉइस मिल गई थी इंडिया में गवर्नेंस करने के लिए। दिस इज हाउ योर 5 चैप्टर्स कंप्लीटेड। और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिलती है।